बहुत सी बातें पहले हो चुकी हैं। एसटीसीए के फ़ायदे क्या हैं वो भी हो गया, टेक बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया। तो मैं और टेक के चीते भी माशाल्लाह हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं बेसिकली उन बिजनेसेस को गाइड करना चाहूँगा या थोड़ा सा समझाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप जो है अपने नॉन टेक बिजनेस को भी टेक में लेके आ सकते हैं। और टेक का फ़ायदा क्या है आज की दुनिया में, कि क्यों आज हम टेक की इतनी बात कर रहे हैं, क्यों दौर इतना बदल गया कि टेक अब एक जो पहले एक लग्जरी थी वो अब एक जरूरत बन गई। आज से 20 साल पहले जो थे, जो बिजनेसेस थे, वो कैपिटल के ऊपर compete करते थे कि कितना कैपिटल है टोटल, जिसके पास ज्यादा पैसा उसका उतना बड़ा कारोबार होता था। फिर उसके अगले 10 साल के अंदर जो चीज है वो चेंज हुई, उसमें ये आ गया कि फिर किसकी कितनी वैल्यूएशन है, कौन कितना वैल्यूएट कर रहा है अपने बिजनेस को, कितना ज्यादा वो स्टॉक्स के अंदर जा रहा है और कितना ज्यादा आगे उस चीज को लेकर आ रहा है। फिर अगली दफा जो चेंज आया है दैट इज इन बिटवीन, कि कौन कितना ज्यादा टेक अडॉप्ट कर रहा है, किसका टेक कितना अच्छा है। अभी फॉर एग्जांपल अगर ई कॉमर्स की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें अब सबसे बड़ी रेस ये है कि किसकी वेबसाइट सबसे ज्यादा जल्दी लोड होती है, किसका रिस्पॉन्स टाइम कम है, किसकी पिंग कम है। वो बातें जो पहले शायद हम सोचते भी नहीं थे, आज इंटरनेट की स्पीड की वजह से हमें सोचनी पड़ी और हर बिजनेस के लिए अपने आप को ऑनलाइन करना एक मजबूरी बन गया। और अब आज के दौर में, जैसे मैंने पहले कहा कि जो टेक्नोलॉजी है अब एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। जिस तरीके से पहले क्या होता था कि एसी की सर ने एग्जांपल दी थी कि एसी पहले जो होते थे वो लग्जरी होते थे, कहीं कहीं होते थे, अब मजबूरी बन गए। सो सेम गोज फॉर द टेक, कि पहले किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती थी, बट अब किसी ना किसी तरीके से वो सारी ऑर्गेनाइजेशन है। कि व्हाट्सएप एक एग्जाम्पल है, कि ये भी एक टेक की ही एग्जाम्पल है कि हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी तरीके से टेक को अडॉप्ट कर रही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिशनल बिजनेसेस को, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो अभी भी कुछ बिजनेसेस हमारे, नॉट ओनली इन फैसलाबाद पर पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी वो उतनी जल्दी चेंजेस नहीं आए जो फेस कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि एक्सेल के ऊपर चल रहे हैं तो सारा हिसाब हमारा हो जाएगा, या हम जो है वो बेसिकली मैनुअल रजिस्टर रख लेते हैं, या हमारे खाते सिस्टम चल रहे हैं तो वो हो जाएगा, या हमारे मुंशी हैं वो हमारा सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, या हमने कोई एक फाइनल प्लान बनाना है, या हमने कोई फोरकास्टिंग करनी है, तो वो हम नहीं कर पाते। क्यों? फिर हमें भेजना पड़ता है, जाएं जी रिकॉर्ड रूम में जाएं, रिकॉर्ड लेके आएँ, बाकी कागजात लेके आए, उन कागजात को देखते हैं कि उसके ऊपर किस तरीके से हम जो है अपना हिसाब किताब करें, और 3-4 दिन लग जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो हमारे पास जो है ना काफ़ी कुछ हमारा जो हमारे लिए मैटर करता है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कि एक जनरल चीज़ होती है स्टॉक की पोजीशन। अगर टेक्सटाइल में या किसी भी बिजनेस में एक चीज को देखा जाए तो जो इन्वेंट्री है, जो उसका स्टॉक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो उसके लिए होती है। उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, उसकी सप्लाई चेन, उसकी जो बिजनेस की परचेजिंग है, उसका जो बजट मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सारी उसने उसके ऊपर करनी होती है। बड़ी छोटी सी एक चीज लगती है हमें कि स्टोर में स्टॉक तो पड़ा हुआ है ना, और चोरी भी नॉर्मली उसी पॉइंट के ऊपर जाकर होती है स्टॉक की। सबसे बड़ा जो बिजनेस का मसला होता है वो भी यही होता है कि यार मेरा स्टॉक गायब हो रहा है, मेरा स्टॉक निकल रहा है, इतने का सामान था, इतना किधर चला गया। सो ये सब चीजें फिर जब कागजों के ऊपर होती हैं, एक्सेल के ऊपर होती हैं, तो ये एडिटेबल भी होती हैं, और उसके बाद फिर इनके अंदर नुकसान के चांसेस भी होते हैं। अच्छा जी, फैसलाबाद के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारोबार को जो है वो इकट्ठा किया हुआ है, कारोबारी हजरात हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, लॉजिस्टिक्स है, होलसेल ट्रेडिंग है, ये सब वो सेक्टर्स हैं जो फैसलाबाद में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में अगर आप मिल्स का जिक्र करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी मिल्स हैं जो काम कर रही हैं, और हमारे अपने ज़ाती ब्रांड है, जिस तरह डिजी खाता है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल जा रहा है, फिर ईलो है, उसके अलावा और भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो माशाल्लाह यहाँ से उठे। दाढ़ी मूंछ है जो यहाँ से उठा और बहुत आगे गया, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उसने अपनी एक जो है वो साख बिठाई। अब पॉइंट ये है कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे अगर हम टेक को अडॉप्ट कर लेते हैं, या थोड़ा सा टेक के अंदर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि यार ये खर्चा नहीं है, ये थोड़ा सा हमारा जो है कारोबार चलाने का एक जरिया, और हमें ये कारोबार देगा और आगे हमारे कारोबार में आरओआई लेकर आएगा, तो फिर हमारे लिए इसके जो बहुत से फायदे हैं वो भी निकलेंगे। एसटीसी ने तो अपने फायदे बताए कि वो क्या निकलेंगे टेक के ऊपर आगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वो चैलेंजेस हैं जो अभी करंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हमारे अभी फैसलाबाद की हैं जो फेस कर रही हैं, उसके अंदर बेसिकली प्रोडक्शन डिले, इन्वेंट्री मिसमैच, फैब्रिक वेस्टेज और क्वालिटी इशूज, ये वो चीज़ें हैं जो करंटली हाई एंड टेक्सटाइल्स ने तो अडॉप्ट कर लिया, वो शायद ये फेस नहीं कर रही, बट जो लो एंड टेक्सटाइल्स हैं, जो या मीडियम टियर की बात कर लेते हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं, वो ये चीज़ें फेस कर रही हैं। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, स्टिचिंग यूनिट हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने कपड़े वगैरह फैब्रिक्स को स्टिच करते हैं, उसके बाद अमेजॉन, ईबे के ऊपर उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, और दे आर अर्निंग वेरी गुड। हमारे फैसलाबाद से भी 2-3 लोगों को मैं जानता हूं जो ये काम कर रहे हैं, और उनका रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 20,000, 30,000 टू 40,000 पाउंड्स उनका पर मंथ का रेवेन्यू है।
ये एक एक बंदा है जो ये काम कर रहा है, और उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और जो डिसऑर्गेनाइज्ड है, बेशक वो अमेजोन पे जा रहे हैं, बट उनकी इन्वेंट्री ऑर्गेनाइज नहीं है, उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज नहीं है, उनका रेवेन्यू जो है इसकी निस्बत वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग डिजिटाइजेशन किस तरीके से जो है हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, या इस चीज़ को लेकर आ सकते हैं कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको डिजिटाइज कर लें, उसके प्रोसेस को हम जो है वो एक डिफाइंड वे के अंदर ले जाएं, ताकि एज अ ऑनर या एज अ ग्रुप आप कह लें कि या एज अ जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए आसानी हो समझने में कि चीज़ें चल किस तरीके से रही हैं। सो बेसिकली डिजिटल वर्क ऑर्डर, मशीन मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस शेड्यूलिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन ट्रैकिंग, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी बेसिक ईआरपी या अच्छे ईआरपी के अंदर मिल जाती है। और ईआरपी तो बहुत बड़ी बात है, आप एमआरपी के ऊपर भी जाएंगे तो वहां पे भी मिलना आपको ये स्टार्ट हो जाएंगी। इनका फायदा आपको क्या होगा, इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइज्ड जो इन्वेंट्री है होगी, उतनी अच्छी आपकी सप्लाई चेन और सेलिंग होगी। दिस इज अबाउट ईआरपी के ईआरपी किन किन चीजों को कनेक्ट कर देता है। अच्छा, ईआरपी इज बेसिकली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। हम लोगों ने अभी सैप का नाम सुना होगा, ओडो का नाम सुना होगा, इस तरह के और बड़े ईआरपीज हैं जिनका नाम सुना होगा, बट द थिंग इज दैट कि ईआरपी अगर आप डिजिटाइजेशन में जाते हैं और आपके अपने प्लान्स हैं, यानी आपने अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज करवाना है, तो वो भी हम लोग करवा सकते हैं और वो फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। उससे आप अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन योर इंडस्ट्री, लाजम नहीं होता कि हर एक इंडस्ट्री का फ्लो सेम हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव डिफरेंट फ्लोज एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, तो वो सारे आप अपने डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट भी करवा सकते हैं, उनको एक लूप के अंदर भी लेकर आ सकते हैं और डिसीजन मेकिंग चैनल्स भी आपके स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ये ईआरपी के बेनिफिट्स हैं कि इससे आपको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70% टू 95% तक इंक्रीज हो जाती है, और रिपोर्टिंग टाइम इधर तो मिनट्स है, लेकिन एक्चुअल जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता होगा कि इट्स इन सेकंड्स। आपकी एक क्लिक के ऊपर आपकी सारी रिपोर्ट जो है वो समराइज होकर आपके पास आ रही होती है। अब तो रियल टाइम डैशबोर्ड्स का कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप डैशबोर्ड के ऊपर रियल टाइम जो आपकी रियल टाइम इन्वेंट्री की पोजीशन है, आपका कितना माल जो है वो प्रोडक्शन लाइन में पड़ा हुआ है, कितना माल आपका स्टोर में पड़ा हुआ है, कितना सप्लाई चेन में है, क्योंकि अब तो इवन गाड़ियों में ट्रैकर्स आ गए हैं। आपकी लॉजिस्टिक उसके साथ सिंक हो जाती है कि कौन सा माल कितनी देर में आपके पास पहुंच जाएगा, कितना लेबर आपका कितना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू आपकी क्या आ रही है, आरएफआईडी टैग्स एम्बेड हो जाते हैं, आपका जो चीज़ों के घूमने का और प्रोडक्शन का और इंसेंटिव देने का जो आपके वर्कर्स होते हैं उसका पूरा प्रोसेस भी इसके अंदर ऑप्टिमाइज हो जाता है, और इससे आपका आरओआई जो है वो ठीक ठाक किस्म का इंक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, अभी एक जो दौर है आजकल, और एआई जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हर कोई जो है वो अपने बिजनेस के अंदर एआई को एम्बेड करना चाह रहा है। सो एआई जो है आजकल के दौर में, चूंकि अब इसकी एक्सेस डे बाय डे जो है बहुत आसान हो रही है। एआई के बारे में अभी अगर कंपनीज देखी जाए तो मार्केट में 3 इस वक्त मेजर कंपनीज हैं जो रेस लगा रही हैं। सो ये एक टाइम आएगा जब ये स्टेबलाइज होंगी। जिस तरह अगर आपको पुराना वक्त याद हो तो याहू होता था, बहुत बड़ा एक सर्च इंजन होता था, उसके बाद एमएसएन था, फिर गूगल था, और इस रेस के अंदर गूगल ये रेस जीत गया। तो फिर पॉइंट ये हुआ कि अभी भी हम लोग इस रेस के अंदर, एआई की भी रेस स्टार्ट होगी और अब देख रहे हैं कि कौन ये रेस जीतेगा। लेकिन एआई ने बेनिफिट आपको कहाँ कहाँ दिया है, आपका जो कस्टमर सपोर्ट है, सेल्स फोरकास्टिंग है, मार्केटिंग ऑटोमेशन है, इनवॉइस प्रोसेसिंग है, डेटा एनालिसिस है और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब ये है क्या इन एक्चुअल, जितने भी व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स हैं, ठीक है, उन्होंने देखा होगा कि उनको एक ऑप्शन मिल गई है एआई असिस्टेंट की। पहले क्या होता था, अगर मुझे मेरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये जितने भी लोग कंपेन्स चलाते थे उनके लिए, कि यार हमें मैसेजेस आ रहे हैं, लीड्स आ रही हैं, अब हमें उनको बैठ के देखना पड़ता है। व्हाट्सएप आपको अलाउ भी नहीं करता मल्टी चैनल सिंकिंग का, आप 4 डिवाइसेस पे उसको कनेक्ट कर सकते थे, उससे ज्यादा जा भी नहीं सकते थे। तो व्हाट्सएप ने, मेटा ने अपना ही एक एआई एजेंट दे दिया। अब वो क्या करता है, वो आपके बिजनेस से सीख रहा है, आपकी चैट से उसने जितनी भी आपने चैट्स की उसने सीखा हुआ है। अब वो क्या करता है, वो आपके बिहाफ पे खुद बात कर रहा है, इवन उर्दू के वॉइस नोट सुन के जवाब दे रहा है। जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं उस लैंग्वेज में मेरे साथ वो बात करें, इट्स फ्री। अभी थोड़ी देर बाद जारी बात है मेटा इसके पैसे लेगा, लेकिन अभी के लिए ये फ्री है, वो इससे सीख रहे हैं और इसको आगे लेकर चल रहे हैं। द पॉइंट इज दैट कि उसने एक लो लेवल के ऊपर भी या एक एंड कंज्यूमर के ऊपर भी एआई को ऐड कर दिया। अब तो बल्कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, अगर पहले जाते थे तो डॉक्टर्स कहते थे यार गूगल से अगर देख कर आए तो हमारे पास मत आए, बट अब डॉक्टर्स भी अक्सर कहते हैं कि चैट जीपीटी पे आपने तो पढ़ ही लिया होगा कि यूं 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 हो रहा है। सो एआई की जो अडॉप्शन है और एआई की एक्सेप्टेंस है ये भी बहुत ज्यादा आ गई है, एंड दैट इज आल्सो समथिंग जो बिजनेसेस को बेनिफिट देगी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ऑफ कोर्स वही सारी चीजें हैं। अब चूंकि टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा मशीन्स भी यूज होती हैं, और अब मशीन्स भी ऐसी आ गई हैं जो पोर्ट के थ्रू आपके सिंक हो जाती हैं आपके सॉफ्टवेयर के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑटोमेशन को अगर आप उसके साथ लगा लेते हैं तो मशीन की प्रेडिक्शन, क्योंकि एक मशीन अगर खराब हो जाती है और सप्लाई लाइन आपकी बंद होती है, दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, और उनकी ये प्रॉब्लम भी एआई जो है प्रेडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू रिजॉल्व कर रही है। ठीक है, अच्छा ये एक्सपोर्ट डिजिटाइजेशन है, ये उन बिजनेसेस के लिए जो अभी लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं और लोकल बेच रहे हैं और इंटरनेशनल स्कोप लेना चाह रहे हैं।
सो दैट इज समथिंग जो एक ऐसी चीज है कि आपके बिजनेस को जो है वो टेक बेस ले आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरा स्टिचिंग यूनिट है और मैं स्टिचिंग यूनिट की हद तक ही रुक रहा हूँ, या मेरा लॉजिस्टिक्स का काम है, या मैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास कई ऐसे भी लोग आए जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट छोटे लेवल पे कर रहे हैं। सियालकोट के कुछ हैं जो कर रहे हैं, फैसलाबाद के कुछ हैं जो कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो आगे जो है लिंक करते हैं अपने आप को DHL से या फास्टैग से या बाकी चीज़ों से। सो आप अगर उन सब चीज़ों को भी डिजिटलाइज करना चाहते हैं या डिजिटलाइजेशन के ऊपर लेकर आते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट एक तो इंक्रीज हो सकती है, फिर आप टेक एनेबल्ड बिजनेस बन सकते हैं, और थर्डली फिर आप STZA के लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है जी, अब ये इंडस्ट्री 4.0 का एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। हम लोगों को ये तो पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई थी तो उसमें सबसे पहले स्टीम इंजन आए थे। सो स्टीम इंजन वाज इंडस्ट्री 1, फिर इंडस्ट्री 2 आई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली आई, तो दैट वाज कॉल्ड इंडस्ट्री 2। फिर हमारे पास कंप्यूटर्स का दौर आया एंड दैट वाज इंडस्ट्री 3, बट कंप्यूटर्स के दौर ने फिर मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर आया एंड इट ब्रॉट अस टू दिस करंट इंडस्ट्री इरा जिसके ऊपर अभी हम हैं, व्हिच इज अबाउट ऑटोमेशन एंड AI एंड IoT, दैट्स इंडस्ट्री 4। सो करंटली इंडस्ट्री 4 इज द न्यू स्टैंडर्ड जिसको फॉलो करना इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प आवर बिजनेस बूस्ट। अच्छा जी, ये बेसिकली एक कॉमन मिथ है जो हमारे अक्सर कारोबारी हजरात के ज़हन में होती है कि यार IT वाले एक तो तंग बहुत करते हैं, ये शायद आप लोगों ने भी फेस किया हो जब हम सर्विस देने जा रहे होते हैं। दूसरा ये होता है ये महंगे बहुत होते हैं। तीसरा ये होता है ये काबू नहीं आते। तो बेसिकली कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो फैली हुई थी और उसकी वजह से लोग इसको अवॉइड कर रहे थे। और चौथा ये होता है कि पता नहीं कितनी ही महंगी है यार, मतलब ये अगर हम ले आए तो पता नहीं हम खत्म हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं होता। विद एडवांसमेंट इन टाइम IT जो है वो इतनी ज़्यादा स्केल कर गई है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी और इसकी जो ROI है, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो इट बिकम्स समथिंग वे मोर प्रॉफिटेबल। तो आप अगर IT के ऊपर आते हैं और आपको अगर ये मसले मसाइल पेश आते हैं कि यार चीज़ों को हमने सिंक कैसे करना है या हमने लोगों के साथ जो है वो डील कैसे करनी है, उनसे हमने समझना कैसे, तो वो बहुत अब आसान हो चुका हुआ है। और IT के जितने भी रेलिवेंट डिपार्ट्स हैं उनकी ईज ऑफ एक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, और उसके हिसाब से आपके जितने भी बिजनेसेस हैं वो अगर उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो दैट इज़ नॉट दैट मच हाई जो एक पहले प्रेडिक्ट की जाती थी। अच्छा जी, रोल ऑफ STZA तो बहुत क्लियर हो चुका है आप लोगों को पहले से ही। मैं सिर्फ ये अब आपको बताऊंगा कि इफ़ यू आर हेयर, इधर आप आते हैं पिक्सल पार्क के अंदर आते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है। तो देखें जी, यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे सारे लोग आकर बैठे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर बनवाना है तो सॉफ्टवेयर वाले बैठे हैं। यहाँ पे आपके पास सर्वर वाले डेवऑप्स के बंदे भी हैं, यहाँ पे आपको कंसल्टेंसी देने वाले, गाइड करने वाले लोग भी हैं, यहाँ पे आपके बिजनेस को कंप्लीटली बेबी स्टेप्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने वाले भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इकोसिस्टम है। यहीं पे आपको सर्वर मिल जाएगा, यहीं पे आपको जो है डेवलपर्स मिल जाएंगे, यहीं पे आपके SLA हो जाएंगे फॉर मेंटेनेंस, यहीं पे आपको बाकी जो आपके डिजाइनर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ये बाकी चीजें जो अपने कारोबार को डिजिटल करने के लिए चाहिए वो वन विंडो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी जो बिजनेसेस के लिए चैलेंज है वो ये नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, द चैलेंज इज आप कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब रेस है, जो ये रेस जीत जाएगा वो कारोबार में आगे चला जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग हाउ टू कन्वर्ट अ बिजनेस, या किसी के कोई केस स्टडी कोई पूछना चाह रहे हैं तो आई कैन गाइड दैट। एक छोटा सा बस एक है, इफ नो वन वांट टू आस्क तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉजिस्टिक्स का एक बिजनेस है, मेरा दोस्त है वो कर रहा है, काइना ट्रेवल्स कार्गो के नाम से। अभी कार्गो के ऊपर टैक्स इज वेरी मच आए, जो कार्गो के ऊपर एक टैक्स होता है, बट द पॉइंट इज दैट कि उसने क्या किया, वो एक सॉफ्टवेयर उसने अपना उसके ऊपर कन्वर्ट किया। अब उसने सब ब्रांचेस बनाई, अब हर ब्रांच जो उसके शहर की है दैट्स द कंज्यूमर ऑफ हिज सॉफ्टवेयर। सो उसका मेन बिजनेस जो उसने रजिस्टर करवाया दैट ही रजिस्टर्ड एज टेक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, और उस केस के अंदर उसने अपने टोटल बिजनेस को, जो उसका एक नॉर्मल बिजनेस होता है और टैक्सेशन होती, उससे अवॉइड करके टैक्स साइड पे लाके उसने वो बेनिफिट्स अचीव कर लिए।